हेलो दोस्तों, पीपी टीचिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मॉर्गेंथू का यथार्थवाद और उसके 6 सिद्धांत, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यथार्थवाद को आसान शब्दों में समझा जाए तो इसका अर्थ है वास्तविक या रियल। जो कि वास्तविक है उसको वैसे ही उसको उसी रूप में दिखाया जाता है, या जो घटनाएं इतिहास में हुई उनका वैसा वर्णन। यथार्थवाद हमें यह बताता है कि दो राज्यों के बीच संबंध कैसे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। शक्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। शक्ति का प्रयोग लोग अपने हित के लिए और दूसरों पर अपनी जीत के लिए करते हैं। इसी वजह से समाज में संघर्ष पैदा होता है और यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखी जा सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं यथार्थवाद का इतिहास। यथार्थवाद के इतिहास जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि यथार्थवाद और आदर्शवाद ये दो विचारधाराएं थी। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो उसके पश्चात क्या हुआ, वुड्रो विल्सन, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पिता माना जाता है, उन्होंने एक अपनी विचारधारा दी जिसे आदर्शवाद विचारधारा बोलते हैं। कि हाँ, हो सकता है कि हम अगर आदर्शवाद पर चले तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और आदर्शवाद फेल हो गया। क्योंकि आदर्शवाद हमेशा चाहिए की बातें करता था कि हमें युद्ध नहीं करने चाहिए, हमें शांति बनानी चाहिए। इसीलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, तो ये आदर्शवाद फेल हो गया। तब आई यथार्थवाद विचारधारा। तो यथार्थवाद का इतिहास जानेंगे। ईसा पूर्व यूनान युग से लेकर वर्तमान वैश्विक और आतंक के संतुलन के युग तक ऐसी विचारधारा देखने को मिलती है जिसके केंद्र में राष्ट्रहित, राष्ट्र तत्व, राष्ट्र शक्ति है। आरंभ से ही यथार्थवादियों की लंबी श्रृंखला रही है। यूनानी विचारक थ्यूसिडाइस से लेकर पुनर्जागरण काल के विचारक मैकियावेली और 17वीं शताब्दी में हॉब्स के चिंतनों में यथार्थवाद झलक देखी जा सकती है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे व्यवस्थित और सैद्धांतिक आधार देने का श्रेय हंस जे मॉर्गेंथू को जाता है। ऐसा नहीं है कि यथार्थवाद के बाद इससे पहले किसी ने नहीं की थी। थ्यूसिडाइस थे, हॉब्स और कौटिल्य थे, इन सब ने की थी। लेकिन क्या बोला है कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1945 के बाद ही आया है। यथार्थवाद दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा, जिनमें कैनन, नेबूर ये सब है। लेकिन मॉर्गेंथू को इसमें प्रमुख माना जाता है, क्योंकि मॉर्गेंथू ने क्या किया, मॉर्गेंथू ने ही सैद्धांतिक आधार पर खड़ा किया था। इसीलिए एल गोस्वामी ने मॉर्गेंथू को यथार्थवाद का पर्यायवाची बताया है। यथार्थवाद के 3 प्रमुख आधार हैं, जैसे आतंक का संतुलन, शक्ति संघर्ष, शक्ति संतुलन। मॉर्गेंथू के 6 सिद्धांत पढ़ने से पहले हम थोड़ी मॉर्गेंथू को देख लेते हैं कि मॉर्गेंथू कौन थे। मॉर्गेंथू एक राजनीतिक विचारक थे। उनका जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ था। मॉर्गेंथू वह पहले विचारक थे जिन्होंने क्या किया था, यथार्थवाद को वैज्ञानिक रूप दिया था। लेकिन 1930 के दशक में जर्मनी में हिटलर के आने से नाजीवाद का उदय हुआ। तो मॉर्गेंथू जर्मनी से भागकर अमेरिका में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। क्योंकि क्या था कि जो ये थे मॉर्गेंथू वो एक यहूदी थे और सभी को पता है कि हिटलर ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए, इसीलिए वहां से भागकर अमेरिका चले गए थे। तो उन्होंने जब यथार्थवाद पर अपने विचार दिए हैं तो उनके अनुसार किसी भी देश के लिए राष्ट्रहित सर्वोच्च होता है और राष्ट्रहित शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं। उनका कहना था कि जो राष्ट्रहित है वो हमें केवल शक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए वह शक्ति पर ज्यादा बल देते थे। मॉर्गेंथू ने कहा है हर एक राष्ट्र को केवल अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब यह है कि अपनी सैनिक शक्तियां बढ़ाए, अपने संसाधनों पर जोर दे, अपने प्राकृतिक संसाधनों पर जोर दे, अपने देश की सीमाओं पर ज़्यादा काम करे आदि। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो ये शक्ति है, अगर शक्ति बढ़ेगी तो शक्ति के लिए ही संघर्ष बढ़ेगा, ये कहते थे मॉर्गेंथू। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मॉर्गेंथू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर 6 सिद्धांत दिए थे। तो पहला सिद्धांत है राजनीति पर प्रभाव डालने वाली सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। इनका साफ कहना था कि जैसे मानव प्रकृति होती है, दूसरों झगड़ालू होती है, लालसा रखने वाली होती है, दूसरों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली होती है, सेम वैसे क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य भी होते हैं। ठीक है। फिर जो दूसरा सिद्धांत था, राष्ट्रहित को शक्ति के रूप में परिभाषित करना, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो भी लड़ाइयाँ या फिर संघर्ष होती है वो काय के लिए होती है, किस चीज़ के लिए होती है, राष्ट्रहित के लिए होती है। इसीलिए उसे हम शक्ति के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रहित का निश्चित अर्थ नहीं होता है। राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1947 में हमारे राष्ट्रहित कुछ और थे और अब हमारे राष्ट्रहित कुछ और हैं। चौथा है विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य। ऐसा नहीं है कि हम भावनाओं में बह के या बिना विवेक के राजनीति कर लेते हैं। राजनीति में विवेक सबसे महत्वपूर्ण होता है और विवेक ही है जिससे राजनीति हो। 5वां पॉइंट है राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से अलग करना। नैतिक मूल्य हमारे जैसे क्या, देश की रक्षा करना,
हमारे नेशनल क्या बोलते हैं ऐसे राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, तो ये नैतिक मूल्य है, इन्हें हम अलग रख सकते हैं। लेकिन हमारे सार्वभौमिक मूल्य कुछ और हैं, जैसे देश की सुरक्षा, देश की अखंडता बनाए रखना, ये अलग है। उसके बाद है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता। हम राजनीतिक क्षेत्र को हमेशा हर किसी राष्ट्र को अपने राजनीतिक क्षेत्र को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र ही रखना चाहिए।